दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। 1 अरब यूरो, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैथ्यूज का संदेश सुनकर जेनास ने तुरंत पत्र और उसके साथ लगे चेक को फाड़ डाला। उसकी सारी संपत्ति मिलाकर भी शायद 1 अरब यूरो भी नहीं होती, और जहां तक ट्विटर पर माफी मांगने की बात है तो वह तो बिल्कुल ही बेमानी थी। अकृतघ्न, अगर मेरे तरीके बेरहम हो जाएं तो मुझे दोष मत देना। जेनास के चेहरे पर गहरा पागलपन छा गया। एक देश के शाही परिवार के सदस्य होने के नाते भारत के एक आम आदमी से माफी मांगने के लिए अपनी हैसियत कम करना पहले से ही एक विनम्र कार्य था, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पक्ष उसका जरा भी सम्मान नहीं करेगा। मैथ्यूज, मुझे ब्लैक एरो के लोगों से संपर्क करने में मदद करो। मेरे लिए एक व्यक्ति को मारने के लिए 1 करोड़ यूरो। ब्लैक एरो यूरोप का एक बहुत प्रसिद्ध हत्यारा संगठन था। इस संगठन के सदस्य कई स्तरों में बंटे हुए थे, सबसे कमजोरी स्तर से लेकर सबसे मजबूत स्तर तक। हर स्तर के हत्यारों की अलग अलग कीमतें होती थीं, और एक उच्च स्तरीय हत्यारे को नियुक्त करने के लिए 10 मिलियन यूरो काफी थे। इस संगठन की सफलता दर बहुत ऊंची थी, और अगर कोई मिशन असफल हो जाता तो वे सारी फीस वापस कर देते थे। हत्यारे भी बहुत पेशेवर थे। अगर पकड़े जाते तो वे खरीदार की जानकारी उजागर करने के बजाय आत्महत्या कर लेते, इसलिए यूरोप में उनका धंधा बहुत अच्छा था। राजकुमार जेनास, यह शायद अच्छा विचार न हो, मैथ्यूज ने सलाह दी। भारत के इस युवक से निपटना शायद आसान न हो। शायद उसका कोई और भी ताकतवर परिवार उसका साथ दे रहा हो। अगर हत्या असफल हो जाती तो स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। अब तो बहुत बुरा हो गया है, जेनास चिल्लाया। उसके पास लगभग कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसके पिता राजकुमार गिर ने उसे सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। अगर उसकी संपत्तियां 1 अरब यूरो में बिकने लायक भी होती तो भी वह सिर्फ 3 दिनों में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर सकता था। अपनी उपाधि गंवाने और 3 दिन में परिवार से निकाले जाने के बजाय वह एक जुआ खेलना ही बेहतर समझता था। जब तक वह शिवम को यूरोप में स्थायी रूप से छोड़ सकता था, सऊदी राज्य के लोग किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए अपने शक्तिशाली सेलोट राज्य को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। लेकिन मैथ्यूस, यह मत भूलना कि अब तुम्हारा बॉस कौन है, जेनास ने कठोर स्वर में कहा। मैथ्यूज आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और हाँ, इस मामले के बारे में सिर्फ हम दोनों ही जान सकते हैं। किसी और को, खासकर मेरे पिता को, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। समझ गया राजकुमार, मैं इसे अभी संभाल लूंगा। मैथ्यूज ने आह भरी। एक बटलर होने के नाते वह जेनास के आदेशों का बिना शर्त पालन कर सकता था। नहीं, बस मुझे एक अचूक योजना बनानी होगी, जेनास ने ध्यान से सोचा। मैथ्यूज की बात वाकई सही थी। अगर हत्या नाकाम हो जाती तो शिवम को सबसे पहले उस पर शक होता, और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति और भी बदतर हो जाती। जेनस ने अपना फोन निकाला और एक बहुत ही खास नंबर डायल किया। राजकुमार गिर का सिर्फ एक ही बेटा नहीं था, जेनस उनका सबसे बड़ा बेटा था, बल्कि एक छोटा बेटा भी था। हालांकि उनका छोटा बेटा आम लोगों से थोड़ा अलग था। उसने छोटी उम्र से ही कुछ अद्भुत क्षमताएं प्रदर्शित की। सेलोट साम्राज्य जैसे शक्तिशाली देशों में कुछ विशेष महाशक्ति उपयोगकर्ता दल थे, और जेनस का भाई उनमें से एक का सदस्य बन गया। हालांकि अब दोनों भाइयों की स्थिति अलग अलग थी और वे पहले की तरह अक्सर संवाद नहीं करते थे। जेनस हमेशा अपने भाई का ध्यान रखता था क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे, और राजकुमार गिर की उपाधि को लेकर उनके बीच कोई विवाद नहीं था। उनके रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे थे। भाई, तुम्हें कुछ चाहिए? फोन के दूसरी तरफ से एक अपेक्षाकृत कम उम्र की आवाज आए। जेट, मैं थोड़ी मुश्किल में फंस गया हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉट 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 क्या भारत ई स्पोर्ट्स है? साल दर साल सेमीफाइनल में, पिछले साल क्वार्टर फाइनल में, और इस साल सिर्फ 16वें राउंड में, ये सब मुझे मार रहा है। शिवम ने गुस्से में लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। ग्रुप स्टेज में निराशाजनक प्रदर्शन ने उसे कोसने पर मजबूर कर दिया। भारत के 1 अरब से ज्यादा लोगों में से हम एक भी चैंपियनशिप टीम नहीं बना सकते। थंडर नेटवर्क का ई स्पोर्ट्स विभाग पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन टीम अभी अभी बनी थी और उन्होंने अभी तक पंजीकरण भी नहीं कराया था। पूरी ऊर्जा होने के बावजूद शिवम के पास कोई रास्ता नहीं था। शिवम, क्या तुमने मैच देखा? विनोद ने समय के अंतर को नजरअंदाज किया और गुस्से में पुकारा। जाहिर है, मैच के असंतोषजनक नतीजों ने उसे भी उतना ही परेशान कर दिया था। मैंने देखा, अब मैं बस उनके कंप्यूटर तोड़ देना चाहता हूं।
एक मिडलेना ने एक मैच में सिर्फ 2200 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचाया, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। शिवम ने निराश होकर कहा, अब हम आपकी टीम पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे हमें गौरवान्वित कर पाएंगे। वे ही भारत की एकमात्र आशा है, आपकी ZZ टीम। आशा करते हैं। मैंने अपनी टीम के सदस्यों से कहा है कि अगर हम इस साल विश्व चैंपियनशिप जीतते हैं तो उनमें से प्रत्येक को 20 लाख युआन का इनाम मिलेगा। मैं उन्हें एक यादगार रात भी दूंगा। हा हा हा, जहां भारी इनाम होता है वहां बहादुर लोग भी होते हैं। मुझे लगता है मुझे भी आपकी टीम का थोड़ा समर्थन करना चाहिए। वैसे हमारे जिले की DSD टीम बिकने वाली है, क्या आप उसे लेने में रुचि रखते हैं? विनोद अचानक सुझाव दिया। जरूर। शिवम ने पहले भी एक टीम बनाने पर विचार किया था, लेकिन न केवल कई जटिल प्रक्रियाएं थीं, बल्कि उन्हें दूसरे स्तर के टूर्नामेंट से भी शुरुआत करनी थी, और कौन जानता था कि पहले स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसी टीम को सीधे अपने नियंत्रण में लेना निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका था। ज्यादा से ज्यादा कुछ खिलाड़ियों को बनाए रखने की जरूरत थी। कितना? 20 करोड़, सभी खिलाड़ियों और टीम क्लब के आयोजन स्थल सहित। ठीक है, मैं ले लूंगा। शिवम बिना सोचे समझे मान गया। मुझे किसी भी हाल में एक विश्व चैंपियन टीम बनानी है। मुझे उनसे संपर्क करने और ये बताने में मदद करो कि मैंने टीम खरीद ली है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बातचीत करूंगा। जब तुम भारत लौटो तो उपहार लाना याद रखना। विनोद ने मजाक किया। जरूर, मैं तुम्हारे लिए इंग्लैंड की शाही राजकुमारी की एक पोशाक लाऊंगा, ताकि अगली बार जब हम शर्त लगाएं तो तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ हो। तुमने मुझे पकड़ लिया। विनोद ने फोन रखते हुए गाली दी। शिवम ने वीबो खोला। हालांकि भारत में सुबह हो चुकी थी, फिर भी नेटिजन्स मुखर थे, खासकर विनोद की ZZ टीम के बारे में, जो अब सभी भारत गेमर्स की उम्मीद बन गई थी। शिवम ने अभी विनोद से जो कहा वो महज मजाक नहीं था। वो खुद भी ई स्पोर्ट्स के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्होंने 5 साल तक मैच देखे थे, लेकिन कभी किसी भारत टीम को ट्रॉफी उठाते नहीं देखा था। यह उनका एक सपना था। शिवम एट ZZ टीम। मिस्टर विनोद ने अभी मुझे बताया कि जब तक ZZ टीम चैंपियनशिप जीतती रहेगी, हर खिलाड़ी को 20 लाख का इनाम मिलेगा। मिस्टर विनोद जो ऑफर दे रहे हैं, उसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से हर खिलाड़ी के लिए 50 लाख का अतिरिक्त इनाम और एक प्रथम श्रेणी हवाई जहाज का टिकट वाउचर भी जोड़ूंगा। पहले से ही उत्साहित नेटिजन्स, जो अभी सोए नहीं थे, ने कुछ ही मिनटों में कमेंट सेक्शन में जवाबों की बाढ़ ला दी। 6666 डायरेक्टर फिर से आ गए। आगे बढ़ो ZZ टीम। माँ, मैं भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ। ऊपर वाला, तुम्हारी माँ बहुत खुश है, उसने तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा थप्पड़ मारा है। ... मुझे घर लौटने पर अपनी टीम के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। शिवम ने अपना टैबलेट नीचे रखा और कुछ खाने का मन ही किया कि अचानक उसकी सौतेली माँ जून शिन्यान का फोन आया। जियाओ, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? जून शिन्यान न केवल दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन को नियंत्रित करती थी, बल्कि कई हत्यारे संगठनों पर भी उसका प्रभाव था। उसे अभी अभी एक खबर मिली थी, किसी ने तुम्हारे सिर पर 10 मिलियन यूरो का इनाम रखा है। हम। शिवम लगभग हंसते हुए बोला, मेरे सिर की कीमत सिर्फ 10 मिलियन यूरो है। मुझे कम आंक रहे हो। ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसके पीछे कौन था। जेनास ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि तथाकथित ब्लैक एरो हत्यारा संगठन भी उनके परिवार के नियंत्रण में है। हा, इस मुगल ने असल में पैसे खर्च करके हत्यारे रखे हैं जिन्हें मेरा परिवार मुझे मारने के लिए नियुक्त करता है। ये तो बहुत मजेदार है। उफ, मैं इतनी जोर से हंस रहा हूं कि मेरा सिर ही गिर गया। मेरा सिर कहाँ है? जूयू, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, नए जुटे? जून शिन्यान ने मजाकिया लहजे में कहा, मानो वे हत्यारों से जुड़ी कोई बात नहीं, बल्कि किसी मनोरंजक विषय पर चर्चा कर रहे हो। दरअसल जून शिन्यान को इस बारे में पता न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक एरो नामक संगठन में केवल एस स्तर से ऊपर के हत्यारे ही महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता होते हैं। वे ए स्तर के हत्यारे अभी हत्या के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने की अवस्था में ही हैं। गू के होते हुए सबसे शक्तिशाली SSS स्तर का हत्यारा भी शिवम का एक बाल भी नहीं बांका कर सकता था। फैंग परिवार द्वारा नियंत्रित संभावित उत्तेजकों में गू सर्वश्रेष्ठ में से एक था। महाशक्तियों के प्रयोगकर्ता शायद शिवम द्वारा मारे जाने से पहले उसका चेहरा भी नहीं देख पाते। जरूरत नहीं, मारना बहुत उबाऊ है। मुझे अभी तक पर्याप्त मजा नहीं आया है। शिवम इतना जोर से हंसा कि उसका पेट दर्द करने लगा, लेकिन जेनास असल में उसे मारने के लिए किसी को किराए पर लेना चाहता था। हालांकि वे असफल रहे, फिर भी जेनास को कुछ पैसे देने पड़े। आंटी शिन्यान, बस ऐसे ही।
क्या जिन लोगों को उन्होंने भेजा था वे असफल हो गए? अगले दिन जेनास को एक विनाशकारी खबर मिली। हाँ, संपर्क सूत्र ने मुझे बताया कि जिन हत्यारों को उन्होंने भेजा था उनका कल रात संपर्क टूट गया था, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें खोज लिया गया है, मैथ्यूज ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी गलत जानकारी के कारण उन्होंने ब्लैक एरो के एक लेवल हत्यारे को खो दिया है और हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। जेनास का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दरअसल हत्यारों की दुनिया में यह एक नियम था। हर बार जब कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता था तो खरीदार को लक्ष्य के बारे में बुनियादी जानकारी देनी होती थी, जैसे कि उनके आसपास की सुरक्षा और उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमताएं। उन्होंने जो जानकारी दी उससे शिवम एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया, जिसके पास केवल एक अंगरक्षक और एक सहायक था। प्लेटिनम पैलेस में उनके निवास को देखते हुए एक लेवल हत्यारा एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प था, फिर भी ऑपरेशन विफल रहा। आमतौर पर अगर कोई हत्या विफल भी हो जाती तो ब्लैक एरो हत्यारा बिना किसी समस्या के बच निकलता, जिससे पता चलता कि उन्होंने शिवम को बहुत कम आंका था, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ। इसलिए इस नुकसान की भरपाई उन्हें ही करनी पड़ी। जहां तक उस 10 मिलियन यूरो के अनुबंध की बात है, अब उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। वे कितना चाहते हैं? जेनास ने दांत पीसते हुए पूछा। 50 मिलियन यूरो। क्या इतना? जेनास का प्याला लगभग गिर ही गया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी कुल संपत्ति अब 50 मिलियन यूरो है या नहीं। वह इतना पैसा कैसे दे सकता था? राजकुमार, एक ही लेवल हत्यारे को प्रशिक्षित करने में जो जनशक्ति और संसाधन खर्च हुए हैं और उपकरण नष्ट हुए हैं, 50 मिलियन यूरो पहले से ही बहुत कम है, मैथ्यूज ने टिप्पणी की। उन्हें पैसे दो। जेनास जानता था कि वह इस संगठन को नाराज नहीं कर सकता। उनके हत्यारे यूरोप में हर जगह थे। एक समय एक अमीर आदमी था जिस पर उनका कर्ज था और उसने पैसे नहीं चुकाए। कुछ ही दिनों में उस पर 20 से ज्यादा हत्या के प्रयास हुए और तीसरे दिन उसकी अपने विला में मौत हो गई। लेकिन राजकुमार, आपके खाते में अभी सिर्फ 4 करोड़ यूरो से कम की राशि उपलब्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार जब मैंने देखा था तो लगभग 8 करोड़ यूरो थे। 6 महीने पहले आपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया था और उसमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल करके उसे बेच दिया था। तो पहले मेरी अचल संपत्तियों का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे उधार ले लो। जेनास बर्बादी के कगार पर था। इतनी राशि में तो एक महाशक्तिशाली हत्यारे को भी रखा जा सकता था। धप, उसकी मुठ्ठियां मेज पर जोर से लगी। धिक्कार है भारत बंदर, मैं तुम्हारी लाश शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में जरूर फेंक दूंगा। ... कुछ तैयारियों के बाद रानी यिशाहर का जन्मदिन आ ही गया। उनका जन्मदिन लगभग एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। रिवाज के मुताबिक इस समारोह में एक खास परेड हुई। इस वर्ष के जन्मदिन में 1400 सैनिकों के साथ लगभग 300 घोड़े और 400 संगीतकार शामिल हुए। आमंत्रित अतिथि के रूप में कई सामाजिक विशिष्ट जनों को प्लेटिनम पैलेस की बालकनी में एक वीआईपी क्षेत्र में आमंत्रित किया गया था। रानी यिशाहर के सबसे खास अतिथि के रूप में शिवम को उनके साथ बग्घी में सवारी करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। ध्यान रहे कि शिवम के पिता भी रानी यिशाहर के जन्मदिन समारोह में केवल एक बार ही शामिल हुए थे। इसलिए इस बार शिवम को सर्वोच्च स्तर का आतिथ्य प्राप्त हुआ। हजारों लोग एक लंबी कतार में खड़े होकर प्लेटिनम पैलेस के पास पार्क में इकट्ठा हुए और फिर उसके बगल वाली सड़क पर चलते हुए महल के द्वार पर दिवंगत राजाओं की स्मृति में एकत्रित हुए, जो एक पारंपरिक वार्षिक कार्यक्रम है। रॉयल कैवलरी गार्ड, रॉयल कैवलरी आर्टिलरी ग्रुप का किंग्स ऑनर गार्ड आदि पहले से ही कैवलरी गार्ड परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे थे। शाही परिवार के सदस्य पेड़ों से घिरी सड़कों पर गाड़ियों में सवार होकर भीड़ का अभिवादन कर रहे थे। आज रानी यिशाहर ने बहुत ही चटकीले अंदाज में कपड़े पहने थे, घास जैसे हरे रंग का कोट और टोपी। कौन जाने भारत शब्द हरी टोपी इंग्लैंड में आया था या नहीं। उन्हें ये रंग संयोजन काफी सुंदर लग रहा था। हालांकि शिवम रानी यिशाहर के बगल में एक शानदार औपचारिक सूट पहने हुए खड़े थे। कहने की जरूरत नहीं कि वह काफी शर्मिंदा थे, इतने सारे कैमरों का सामना करते हुए। हालांकि उनकी मानसिक दृढ़ता पिछले 2 महीनों में उसकी हालत में काफी सुधार हुआ था, फिर भी उसका शरीर कुछ अकड़ रहा था। रानी यिशाहर के बगल वाला व्यक्ति इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रानी यिशाहर का जन्मदिन भी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। कई भारत नेटिजन्स ने इस लाइव प्रसारण को देखने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। हे भगवान, क्या ये दीन नहीं है? क्या ये है? कोई जल्दी से मेरे लिए पुष्टि करे। मैं 25 साल के अविवाहित जीवन की कसम खाता हूँ, ये तो डीन ही है। ये कैसा रुतबा है? रानी के जन्मदिन पर डीन क्यों है?
वो तो रानी और उन शाही सदस्यों के साथ एक ही गाड़ी में है। क्या कोई समझा सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं डीन को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान! राजकुमारी सिलेट तो उनके बगल में खड़ी होकर बातें भी कर रही है। वो तो उनका पसीना भी पोंछ रही है। मेरी बीवी, मेरी जगह डीन ने ले ली है। ऊपर, आप रानी की टोपी उधार ले सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। श्रीमान शिवम, क्या आप पहली बार ऐसे समारोह में शामिल होने से घबरा रहे हैं? राजकुमारी सिलेट मुस्कुराई और शिवम से पूछा, अगर मुझे पता होता कि यह इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो मैं नहीं आती। शिवम को इसका बहुत अफसोस हुआ। अब दुनिया भर के लोग शायद उसे जान पाएंगे। शाही परिवार में घुसने वाले भारत के किसी व्यक्ति की पहचान पत्रकारों द्वारा जरूर उजागर की जाएगी। मैं भी कभी इतना हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था। शिवम पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि आज की घटना के बाद उसका वीबो कितना धूम मचा देगा। आखिर इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? वीआईपी सेक्शन में बैठे जेनास ने यह नज़ारा देखा और गुस्से से आग उगलने लगा। लेकिन शिवम की रहस्यमयी पृष्ठभूमि को देखते हुए वह आशंकित था। उपलब्ध हर जानकारी से पता चलता था कि शिवम बस एक अमीर छात्र था, जिसे अपने माता पिता के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं थी। जेनास का दर्जा पहले से ही काफी कुलीन था। यूरोपीय देशों के कई वैध राजकुमार मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी शाही परिवार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होने का विशेषाधिकार नहीं था। ये स्पष्ट था कि शिवम की पहचान उतनी सरल नहीं थी जितनी जांच से पता चल रही थी। चाहे कुछ भी हो, तुम यूरोप से बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाओगे। जेनास की आंखों में आक्रोश और हत्या की नीयत भरी थी। शाही सैन्य समारोह 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। विमानों, टैंकों और तोपों की एक विशाल श्रृंखला के साथ जन्मदिन का जश्न वाकई किसी राष्ट्रीय दिवस जितना ही भव्य लग रहा था। शायद यही अलग अलग राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और संस्कृतियों का अलग अलग लोकाचार था। रानी की रथ यात्रा व्हाइट गोल्ड पैलेस में दाखिल हुई। जब वह एक बार फिर व्हाइट गोल्ड पैलेस की बालकनी में आई, तो उन्होंने पहले ही एक नया परिधान पहन लिया था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपडेट रहें। 90 साल की उम्र में भी एक महिला का सुंदरता के प्रति प्रेम कभी नहीं बदलता। रानी यीशाहर ने एक लंबा, बेदाग सफेद गाउन पहना था, जिसके सीने पर फांग जुयू के दादा द्वारा उपहार में दिया गया एक हीरे का हार और सिर पर फांग जुयू द्वारा दिया गया एक मुकुट था। अगर रानी यीशाहर अपने बचपन में वापस चली जाती तो वह बेहद खूबसूरत होती। इस उम्र में भी उन्होंने कई राजकुमारों और राजकुमारियों को अचंभित कर दिया था। आज की रानी यीशाहर अपने सामान्य रूप से बिल्कुल अलग थी। रानी यीशाहर ने एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मेहमानों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और आज इंग्लैंड की मजबूत राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अनगिनत लोगों के जयकारों के बीच ये भव्य और गंभीर परेड समारोह संपन्न हुआ। जेट, जश्न खत्म हो गया है, अब कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। जेनास ने अधीरता से आग्रह किया। उसे नहीं पता था कि शिवम इंग्लैंड कब छोड़ेगा, और अगर वह भारत लौट गया तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। उफ, आखिरकार सब खत्म हो गया। शर्मिंदगी से लगभग मर ही गया। शिवम ने अपने कमरे में रखी भव्य पोशाक उतार दी। जल्द ही रानी यीशाहर का जन्मदिन भोज होने वाला था, और उसने जाने से पहले कुछ आरामदायक और उपयुक्त पहनने की योजना बनाई। मास्टर, आपके कई मिस्ड कॉल हैं। ज्वांग यंग ने अपना सामान व्यवस्थित करते हुए कहा। श्री विनोद और आपके कुछ पुराने दोस्त हैं। अरे, मुझसे पूछताछ करने आ रहे होंगे। शिवम को पता था कि इस लाइव प्रसारण के जरिए कई लोग इंग्लैंड के शाही परिवार के साथ उसके संबंधों के बारे में गपशप शुरू कर चुके हैं। शायद अब वे सब पूछताछ करने आ रहे होंगे। शिवम अपने देश लौटने के बाद के दृश्य की कल्पना कर सकता था, जहां हर दिन सड़कों पर पत्रकारों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। अगर शियाओई और गू ही न होते, जो कई समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते थे, तो उसकी निजता को छिपाना शायद नामुमकिन होता। तुम सच में एक अनजान व्यक्ति हो। आखिरकार शिवम के फोन पर बात करते हुए विनोद की गपशप की आग तुरंत भड़क उठी। क्या हो रहा है? तुम रानी यीशाहर की गाड़ी में कैसे पहुंच गए? तुम इंग्लैंड में किसी तरह के मानद शूरवीर तो नहीं हो? इंग्लैंड के शाही परिवार में हर किसी का खून शाही नहीं होता था। देश के लिए उनके महान योगदान के लिए कई रईसों को विशेष शाही दर्जा दिया गया था। तुम बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ रहे हो। शिवम विनोद की बेतहाशा कल्पनाशीलता से चकित था। ठीक है, ये मानद उपाधियां भी उनके साथ एक ही गाड़ी में बैठने के लायक नहीं है। तुम्हारी सगाई तो किसी राजकुमारी से नहीं हुई है ना? विनोद ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार शिन्यू को पता चल गया तो वह तुम्हें तोड़ डालेगी। वाह, क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ?
शिवम ने कहा, लेकिन तुमने आधा सही कहा, रानी ये शहर अपनी सभी राजकुमारियों को मेरी पत्नियां बनाने के लिए उत्सुक हैं, यहाँ तक कि अगर मैं उनकी सहेलियां भी बनूं तो भी उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है। विनोद को शिवम की बकवास पर यकीन नहीं हुआ। वैसे एस चैंपियनशिप का एलिमिनेशन राउंड कुछ ही दिनों में है। मैं कल सरलोट किंगडम जाने की योजना बना रहा हूँ, आना चाहोगे? क्या इस साल का फाइनल सरलोट किंगडम में है? शिवम को बस इतना पता था कि इस साल टूर्नामेंट यूरोप में है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह इतना इत्तेफाक होगा। दुनिया वाकई बहुत छोटी थी, क्योंकि अभी अभी सरलोट साम्राज्य के एक राजकुमार से उसका कुछ झगड़ा हुआ था। हाँ, मुझे लगा था कि तुम जानते हो, सरलोट साम्राज्य के हनुओ शहर में मुझे अपनी जेडजेड टीम का उत्साहवर्धन करना है। बॉस होने के नाते मुझे मुश्किल समय में वहां पहुंचना ही पड़ता है। हाँ 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 जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो कल नानुओ शहर में मिलते हैं। लगता है हमें कुछ और यात्राओं का इंतजाम करना पड़ेगा। शिवम ने पहले यहाँ काम निपटाने के बाद लेडिनिक नाम के परिवार से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लग रहा था कि यह योजना टालनी पड़ेगी। जल्द ही सूल का संगीत कार्यक्रम था, जिसे शिवम ने गो शिन्यू के साथ देखने की योजना बनाई थी। मैच देखने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। फिर वो निराशाजनक स्नातक थीसिस भी है, कितना सिरदर्द है। शिवम ने अपना सिर थपथपाया। नौकरी की तलाश के अलावा ये हर स्नातक छात्र के लिए सबसे परेशानी वाली बात थी। गुरुजी, लगता है किसी ने आप पर नजर गड़ा दी है। जैसे ही शिवम उन्हें खाने के लिए इकट्ठा करने वाला था, गुही रहस्यमयी ढंग से उसके पास प्रकट हो गया। गुही, तुम हमेशा कहीं से भी प्रकट हो जाते हो, लोगों को डराकर अधमरा कर देते हो, जानते हो। शिवम ने अपनी छाती थपथपाई। गुही के प्रशिक्षण के साथ उसे भविष्य में डरावनी फिल्में देखने में डर नहीं लगेगा। क्या हो रहा है? क्या मतलब है कि किसी ने मुझ पर नजर गड़ा दी है? गुरुजी, मूल रूप से व्हाइट गोल्ड पैलेस के चारों ओर केवल 30 ऊर्जा प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन सुबह परेड समाप्त होने के बाद से यह 31 साल का हूं और तुम्हारे कमरे पर एक ऊर्जा स्रोत जासूसी कर रहा है। क्या? कौन है? स्पष्ट नहीं। वे 30 ऊर्जा बिंदु इंग्लैंड के राजघरानों द्वारा प्रशिक्षित पवित्र शूरवीर होने चाहिए। शिवम की उलझन भरी नजर देखकर गुही ने कहा, वे अंग्रेजी शाही कवच रक्षक उपाधियों वाले महाशक्तियों के उपयोग करता है। ओह, तो वह व्यक्ति जिसका तुमने जिक्र किया था। उनकी ऊर्जा अलग है, इंग्लैंड के शाही परिवार से नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर उन पवित्र शूरवीरों से एक पायदान ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार उसे ऐसे स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता होना चाहिए। क्या बकवास है, समझ नहीं आ रहा। शिवम ने आंखें घुमाई। बस मुझे बताओ कि वे तुम्हारे मुकाबले कैसे हैं। मैं उसे मुर्गे की तरह आसानी से मार सकता हूँ, गुही ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? जैसा तुम देख रहे हो, उन्हें एक एक करके मार डालो। शिवम को गुही की ताकत पर पूरा भरोसा था। रुको, उसे मत मारो, पहले उसे पकड़ो। मुझे लगता है कि जेनास फिर से ऐसा कर रहा है। मैं सरलोट साम्राज्य जाने वाला हूं, तब ही इससे निपट लूंगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? शिवम ने पूछा। हाँ, वह शायद आध्यात्मिक शक्ति में विशेषज्ञता वाला एक महाशक्ति उपयोग करता है, लेकिन हम में से जो रूढ़िवादी क्षमता विकास से गुजरे हैं, उनमें लगभग सभी शक्तियां जागृत हो गई हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति मेरी आध्यात्मिक शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं उसे आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो पहले उसे यहाँ लाओ, हमें बाद में रानी के भोज में शिष्टाचार नहीं खोना चाहिए। शिवम ने अपना सूट और टाई पहनना शुरू कर दिया। जी हाँ गुरु। गुही बिना किसी निशान के आया और चला गया। शिवम ने अभी अभी अपने चमकदार नए जूते पहने ही थे कि गुही एक गोरे युवक को लेकर आया जिसने हाईटेक टाइट फिटिंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी शक्ल सूरज जेनास से काफी मिलती जुलती थी। क्या टूटी हुई तलवार को फिर से गढ़ा जा सकता है? क्या टूटे हुए शीशे को फिर से बनाया जा सकता है? क्या दिल का दर्द अनदेखा रह सकता है? युवक ने अंग्रेजी में कुछ बुदबुदाया, मानो वह स्तब्ध सा हो। उसे क्या हुआ है? सिर खराब हो गया। शिवम को लगा कि यह वाक्य जाना पहचाना लग रहा है। ओह, मैंने उसके दिमाग पर आध्यात्मिक शक्ति से हमला किया, शायद किसी स्मृति के अंश से, गुही ने बेपरवाही से कहा। अगर गुरु को वह शोरगुल करता हुआ मिला तो मैं उसे चुप करा दूंगा। गुही ने धीरे से उसकी गर्दन पर वार किया और वह युवक तुरंत बेहोश हो गया। ये तुच्छ लोग हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे पास कितनी चालें हैं। शिवम ने दया से आह भरी, बेचारा बच्चा, एक बार जेनास से निपट लूंगा तो उसे भी पागलखाने में डाल दूंगा। चलो खाना खाते हैं, हम भोज के लिए निकल रहे हैं।
क्या हो रहा है? जेट से अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? जेनस अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेट आज शिवम को हरा देगा, लेकिन पिछले आधे घंटे से वह जेट से संपर्क नहीं कर पा रहा था। क्या उसके साथ कुछ हुआ होगा? जेनस को बुरा अंदेशा था, हालांकि जेट एसएस ग्रेड सुपर पावर का इस्तेमाल करता था। क्या शिवम के पास इतनी मजबूत सुरक्षा हो सकती है? अचानक शिवम के बगल में खड़े मीनार जैसे आदमी की तस्वीर उसके दिमाग में कौन थी? क्या वो हो सकता है राजकुमार जेनस? जाने का समय हो गया है। रानी का भोज शुरू होने वाला है। मैथ्यूज ने भोज के लिए जेनस की पोशाक पहले ही तैयार कर दी थी। ठीक है। जेनस ने अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में चला गया। प्लेटिनम पैलेस आज अपने सामान्य गरिमा में लेकिन शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। रानी के भोज में कम से कम सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। हर कोई आलीशान और सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने हुए था। उनके साथ उनके साथी भी थे, जिससे एक तरह का उत्सवी माहौल बन रहा था। जरूर बहुत सारे लोग हैं। शिवम अकेले ही भोज में पहुंचे। ये भोज कक्ष रानी के सम्मानित मेहमानों के लिए था, जबकि बटलर और अंगरक्षकों जैसे मेहमानों के लिए अलग जगह रखी गई थी। श्रीमान शिवम, आप जल्दी आ गए। हिल्टन ने दूर से ही शिवम को देखा और गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। ये सर्वविदित है कि पुरुषों के बीच दोस्ती आसानी से बन जाती है, चाहे साथ में बंदूक चलाने से हो, जेल की सजा काटने से हो, या अवर्णनीय विषयों पर चर्चा करने से हो। हालांकि हिल्टन की उम्र उन्हें शिवम का दादा बना सकती थी, लेकिन हैसियत और धन के मामले में वे बराबरी से बातचीत करते थे। श्रीमान हिल्टन, आप भी जल्दी आ गए। शिवम ने उनसे हाथ मिलाया। हिल्टन का सूट आज बेशकीमती था और एक नजर डालते ही शिवम ने बटनों पर चमकते हीरे और सोने को देख लिया। अकेले इस सूट की कीमत कम से कम $1,00,000 होगी। श्रीमान शिवम, आपका सूट। हिल्टन की नजर शिवम के पहनावे पर पड़ी। अरे अरे, श्रीमान शिवम तो कोई साधारण इंसान नहीं है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में किससे सुने? शिवम थोड़ा हैरान था। उसे अपने सूट की कीमत नहीं पता थी, लेकिन अगर वह महंगा भी था तो उसे उसके डिजाइनर और दर्जी ने हाथ से बनाया था, जिसकी उत्पादन लागत ज्यादा से ज्यादा कई लाख अमेरिकी डॉलर थी। हिल्टन की संपत्ति कई अरब अमेरिकी डॉलर थी। उसके जैसे व्यक्ति के लिए ये रकम काफी थी, लेकिन इससे इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सूट मिस्टर ट्यूज ह्यूजिस का काम होना चाहिए, है ना? जिस तरह औरतें कपड़ों की समझ रखती हैं, उसी तरह हिल्टन का सूटों के बारे में भी गहरा ज्ञान था। सिर्फ मिस्टर ट्यूज ही कपड़ों के किनारों को हीरो से सजाने की हिम्मत कर सकते थे। हे, हिल्टन की नज़र तो वाकई तेज है। लिटिल ली ने तारीफ करते हुए कहा, यह डिज़ाइन विश्व प्रसिद्ध लग्जरी डिज़ाइनर मिस्टर ट्यूज और मशहूर टेलरिंग मास्टर मिस्टर चैट के सहयोग से बनाया गया है। उनकी एक ड्रेस एक बार लगभग $900,000 में बिकी थी। क्या वे वाकई इतने शानदार हैं? शिवम ने इन दोनों के बारे में कभी नहीं सुना था। वे मिस्टर हिराम के ही स्तर के हैं, लेकिन वे फ्रीलांस डिजाइनर हैं। आपके पिताजी ने उन्हें बहुत पहले ही अपनी निजी कार्यशाला में काम पर रख लिया था, इसलिए तब से उनकी बहुत कम कृतियां रिलीज हुई हैं। कोई आश्चर्य नहीं, ये उस्ताद अब बाजार में अपनी कृतियां नहीं बेचते थे और कई अमीर लोग जो कस्टमाइज्ड परिधान चाहते थे, उन्हें विनम्रता से मना कर दिया जाता था। उनकी कृतियों को पहनना न सिर्फ धन का, बल्कि रुतबे का भी प्रतीक था। कोई आश्चर्य नहीं कि हिल्टन इतने हैरान थे। मिस्टर हिल्टन, आपकी नज़रें बहुत अच्छी हैं। शिवम ने तुरंत अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। ये वाकई मिस्टर ट्यूज का डिज़ाइन है, लेकिन इसे मिस्टर चैड ने खुद बनाया है। मैं बहुत समय से मिस्टर ट्यूज से अपने लिए एक सूट डिज़ाइन करवाना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार मना कर दिया जाता था। हिल्टन ने आह भरते हुए कहा, श्रीमान शिवम, आपने उन्हें ये कैसे करवाया? क्या आपने बहुत खर्च किया? मैंने उन्हें लंबे समय के लिए काम पर रखा था। अब वे मेरे निजी स्टूडियो में मेरे लिए खास तौर पर कपड़े डिजाइन और बनाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए उनसे बात कर सकता हूं। आपने उन्हें लंबे समय के लिए साइन किया है। ये खबर सुनकर हिल्टन और भी हैरान हो गए। मिस्टर ट्यूज बेहद चयनात्मक थे। कई बड़ी फैशन कंपनियों ने उन्हें कलात्मक निर्देशक के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। शिवम के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी कि वे उन्हें अपने यहाँ काम करने के लिए राजी कर लेते? श्रीमान शिवम का प्रभाव वाकई अद्भुत है। हिल्टन का शिवम के बारे में आकलन एक और पायदान ऊपर उठ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि रानी यशाहर से भी उसे ऐसा सम्मान मिला। यह कोई खास बात नहीं है। दरअसल मैं बस अपने परिवार के प्रभाव पर निर्भर हूँ। मैं उस मुकाम पर पैदा हुआ हूँ जहाँ कुछ लोग कभी नहीं पहुँच पाते। शिवम ने आधे मजाक में आधे आत्महीनता से कहा। जरूरी नहीं सर।
अच्छा जन्म लेना भी एक हुनर है जो दर्शाता है कि भाग्य के देवता आप पर मेहरबान हैं। हिल्टन ने चुपचाप उसकी चापलूसी की। अरे वह आदमी भी यहाँ है। शिवम की नजरें भीड़ पर घूमी और अचानक जेनास को हॉल में दाखिल होते देखा, एक नेक आभा बिखेरते हुए, लेकिन चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कोई अंतिम संस्कार में शामिल हो। श्रीमान हिल्टन, बाद में बात करते हैं। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जरूर, मैं कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलूंगा। अरे भाई, शिवम ने जेनास के कंधे पर थपथपाया, एक मासूम सी मुस्कान के साथ, मानो वे बहुत समय से बिछड़े दोस्त फिर से मिल रहे हो। उस रात के बाद से मैंने तुम्हें ज्यादा मुस्कुराते नहीं देखा। जेनास ने फैंग जुएयू की ओर मुड़कर देखा और गुस्से से भर गया, उसे कोसने के लिए बेताब था। तुमने मेरे देश के तेल की कीमत दोगुनी कर दी है और अब मेरे पिता मुझे परिवार से निकाल देना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश रह सकता हूँ? लेकिन ये स्पष्ट रूप से उचित जगह नहीं थी। वो बस मुस्कुराने की कोशिश कर सकता था, उसे अपने भाई जेट की स्थिति का भी पता नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। श्रीमान फैंग, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप हमेशा व्यस्त रहते थे। उस रात शायद कुछ गलतफहमियां हुई होंगी। मैं इस मौके का इस्तेमाल माफी मांगने के लिए करना चाहता हूँ। माफी, है ना? कोई बात नहीं। भावनात्मक कष्ट के लिए 1 अरब यूरो और ऑनलाइन भारत की निंदा करने के लिए सार्वजनिक माफी, और मैं सऊदी अरब से तुम्हारे तेल के दाम बहाल करवा दूंगा। शिवम बेपरवाही से मुस्कुराया। श्रीमान शिवम, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति बेच भी दूं तो भी मैं 1 अरब यूरो नहीं जुटा पाऊंगा। हमारा झगड़ा कोई बड़ा मामला नहीं था, है ना? श्रीमान शिवम, चलो इसे सबके लिए बुरा न बनाएं। राजकुमार जेनास, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? शिवम हंसा, मैंने तुम्हें उस रात पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें माफी मांगने का भी मौका दिया था। तुम्हारा शाही परिवार 1 अरब यूरो नहीं जुटा सकता। तुमने तो मुझे मारने के लिए किसी को भेजा था। क्या मुझे तुमसे शांति से बात करनी चाहिए? शिवम ने आगे कहा, अरे वैसे जिस हत्यारे संगठन से तुमने संपर्क किया था, वह असल में मेरे परिवार के नियंत्रण में है। वह हत्यारा मरा नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे दिए 5 करोड़ यूरो से सवेतन छुट्टी दी थी। क्या? जेनास को अचानक सीने में खून का उछाल महसूस हुआ, मानो उसे खून की खांसी आने वाली हो। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन शिष्टाचार की भूमि भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं इसे काव्यात्मक रूप में कहूंगा। फॉन्ग जुएयू ने एक कवि की कविता सुनाते हुए कहा, आज रात आपके पिता निस्संदेह व्यक्तिगत रूप से बगीचे में एक लोकाट का पेड़ लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? जेनास ने पूरी तरह से उलझन में सुनते हुए कहा। जाहिर है, भारत संस्कृति की गहराई उसकी समझ से बहुत दूर थी, वह इसके रहस्यों को समझ ही नहीं पा रहा था। यह अशिक्षित होने की कीमत थी। आजकल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का सांस्कृतिक स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। अगर आपके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है तो आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। सौभाग्य से शिवम अभी तक इस समाज से दूर नहीं हुआ था और सभी संदर्भों को समझता था। तुम अपने भाषा शिक्षक से क्यों नहीं पूछते? शिवम ने हाथ हिलाया। अरे राजकुमार जेनास, मेरे खिलाफ इन छलपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें पता है, तुमने जिन लोगों को काम पर रखा है वे मेरे हो सकते हैं, और अगर मेरे मातहत गलती से पहले तुम्हें मार देते हैं और बाद में रिपोर्ट करते हैं तो मुझे दोष मत देना। तुम क्या चाहते हो? जेनास को आखिरकार शिवम की गहराई समझ में आने लगी। उसे इस बेहद रहस्यमयी भारत युवक के साथ संबंध बनाने का पछतावा भी होने लगा था। भावनात्मक क्षति के लिए 20 अरब यूरो, माफी की शर्तें अपरिवर्तित। ये ब्लैकमेल है। सिर्फ एक दिन में भावनात्मक क्षति की राशि दोगुनी होकर 10 अरब यूरो हो गई। उसके पिता प्रिंस गैल और पूरा परिवार भी शायद इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाएंगे। उस महाशक्ति उपयोगकर्ता का इंतजाम भी तुमने ही किया था, है ना? शिवम की नजर जेनास के चेहरे पर पड़ी। क्या वह तुम्हारा भाई है? मैंने देखा है कि तुम भी काफी मिलते जुलते हो। क्या जेट तुम्हारे हाथ में है? इस समय जेनास पूरी तरह टूट चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने भाई से संपर्क नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था कि शिवम ने उसे पकड़ लिया है। तुमने उसके साथ क्या किया? अरे कुछ खास नहीं, उसे तो बस मेरे अंगरक्षकों ने बेसुध कर दिया। उसे अब समनस रिफ्ट में नोक्सस के लोगों से लड़ना चाहिए था, शिवम ने चिढ़ाते हुए कहा। कौन जाने इस आदमी के साथ क्या हो रहा था। गूवी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और वह लीग ऑफ लेजेंड्स की पंक्तियां चिल्लाने लगा। लेकिन तुमने जिन लोगों को बुलाया था वे इतने अच्छे नहीं थे। मेरे अंगरक्षकों द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्होंने मेरे सिर का एक बाल भी नहीं छुआ।
अगली बार कृपया किसी और काबिल को भेजना। जेट के साथ क्या करने की तुम्हारी योजना है? जेनास घबरा गया। उसने अपने पिता की जानकारी के बिना शिवम को मारने के लिए चुपके से एक हत्यारे को काम पर रखा था। अगर उसके पिता को पता चलता कि उसने अपने भाई को इस साजिश में शामिल किया है, तो वह बहुत क्रोधित होता। अगर वह मारा जाता तो शायद मामला सुलझ जाता, लेकिन वह नहीं सुलझ पाया और अब उसका भाई शिवम के हाथों में था। ये जानते हुए कि एसएस रैंक वाला महाशक्ति उपयोगकर्ता व्यवहारिक रूप से किसी भी देश के लिए एक अग्रणी शक्ति होता है, पूरे सेलोट राष्ट्र में उनके पास मुश्किल से कुछ ही थे। देश के लिए उनका महत्व अथाह था, एक जेट की तुलना में 10 जेनास से भी ज्यादा। मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला। लेकिन चूंकि तुमने मुझे मारने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत की, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मानसिक रूप से असफलता के लिए तैयार रहो। कुछ दिनों में मैं सेलोट साम्राज्य लौट जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे राजा से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात करूंगा। ये कहने के बाद शिवम का उसके साथ यहाँ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रहा, जिससे जेनास हक्का बक्का रह गया और शून्य में देखता रह गया। जब शिवम सेलोट साम्राज्य पहुंचकर राजा को इस मामले की जानकारी देगा, तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि जेनास की स्थिति कितनी विकट हो जाएगी। श्रीमान शिवम, वह सेलोट साम्राज्य का एक राजकुमार था जिससे तुम बात कर रहे थे। क्या तुम उससे परिचित हो? शिवम के पास आते ही हिल्टन ने कुछ दोस्तों के साथ अपनी बातचीत रोक दी। कुछ हद तक, लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। शिवम हंसा। उसके बारे में बहुत हो गया। श्रीमान हिल्टन, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? ओह हा, मेरी याददाश्त तो देखो। हिल्टन को आखिरकार एहसास हुआ कि वह परिचय भूल गया था। ये मिस्टर बार्टन स्लीटर हैं, एक रियल एस्टेट टाइकून। उनकी कंपनी दुनिया की शीर्ष 5 रियल एस्टेट फर्मों में शुमार है। अगर आप किसी भी देश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बस उनसे संपर्क करें। और ये सज्जन है गिस्टोडेट, फरारी के सीईओ। मैं उनसे बाजार मूल्य से 40% कम पर कारें खरीद सकता हूं। हिल्टन ने शेखी बघारी। बार्टन, गिस, ये मेरे हाल ही के भारत से परिचित मिस्टर शिवम हैं। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। शिवम मुस्कुराए और उनसे हाथ मिलाया। उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जहां उनकी रियल एस्टेट न हो। दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा उनके पास था। जहां तक स्पोर्ट्स कारों की बात है, उनके पास इतनी गाड़ियां थीं कि वे हर महीने बिना किसी दोहराव के एक नई कार चला सकते थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि सूर्य देव को पाने के बाद से उन्हें फरारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि अगर उन्हें फरारी साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाए तो शायद इस पर विचार करना चाहिए। श्रीमान शिवम वाकई एक असाधारण व्यक्ति हैं। दोनों सीईओ ने उस दिन पहले शिवम को रानी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होते देखा था और वे जानते थे कि कम से कम रानी के नजरिए से उनका दर्जा और पद निस्संदेह उनसे कहीं ऊपर था। वे इस तरह की बारीकियों को समझने के लिए काफी समय तक जीवित रहे थे। कुछ नमस्ते नमस्कार के बाद रानी यीशाहर और अन्य शाही सदस्य फिर से प्रकट हुए। हालांकि वे नए परिधान पहन लिए थे, रानी के गले में वही हार और मुकुट अभी भी थे। मैं अपने 90वें जन्मदिन समारोह में अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। रानी यीशाहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने सभी के लिए एक शानदार दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। कृपया आनंद लें। अगर कोई ज्यादा पी लेता है तो मैंने आपके आराम के लिए कमरे की व्यवस्था की है। संक्षेप में, मुझे आशा है कि आप सभी यहाँ से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाएंगे। तालियां। पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपना रोमांच जारी रखें। रानी यीशाहर लंबी मेज के सबसे आगे बैठ गईं। ड्यूक, राजकुमारियां और राजकुमार सभी ने किनारों पर अपनी जगह ली। हालांकि रानी के बगल में एक विशेष स्थान खाली रहा। कई लोगों की नजरें रानी पर टिकी थीं, ये तय नहीं कर पा रही थी कि कौन बैठा है। सिलेट, कृपया श्रीमान शिवम को आमंत्रित करें। रानी यीशाहर ने राजकुमारी सिलेट को निर्देश दिया। दादी, वो तो मुख्य आसन है। क्या ये अनुचित नहीं है? इसमें अनुचित क्या है? रानी यीशाहर ने जवाब दिया। श्रीमान शिवम का समय लेकर आना हमारे शाही परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अरे मूर्ख बच्चे, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उन्हें खुद बुलाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। राजकुमारी सिलेट ने रानी यीशाहर को जल्दी से उनकी सीट पर वापस बिठाया। उन्हें शिवम को खुद बुलाने से रोका, वरना राजशाही बहुत विनम्र लगेगी और कल तक इंग्लैंड के अखबार इस खबर से भर जाएंगे। सिलेट अपने गाउन में थोड़ा झुकते हुए शिवम के पास गईं। श्रीमान शिवम, मेरी दादी चाहती हैं कि आप मुख्य मेज पर खाने के लिए आएं। उनके बगल में हिल्टन और उसके दोस्त ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे।
वे खुद भी इस मौके के लिए तरस रहे थे। राजसी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बैठना तो पहले से ही प्रतिष्ठा की बात थी। रानी के बगल में बैठना एक अविश्वसनीय सम्मान की बात थी। क्या यह अनुचित नहीं है? शिवम हिचकिचाया। सुबह सुबह ही वह काफी दिखावटी हो चुका था, और हालांकि वहां कोई पत्रकार भी नहीं था, फिर भी कौन जाने कोई कैमरा चुपचाप इस पल को कैद कर रहा हो। वह हरगिज सुर्खियों में नहीं आना चाहता था। अगर तुमने मना कर दिया तो दादी ने कहा है कि वह तुम्हें खुद आमंत्रित करने आएंगी, राजकुमारी सिलेट ने गुस्से से कहा। दूसरे लोग इस मौके के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शिवम दिखावटी दिखावा कर रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। शिवम ने आह भरी, फिर राजकुमारी सिलेट से ईमानदारी से कहा, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो रानी कोई न कोई तरीका जरूर निकाल ही लेंगी कि तुम राजकुमारियों को मेरी छोटी पत्नियां बना दो। छी, कौन तुम्हारी छोटी पत्नी बनना चाहेगा, बदमाश, राजकुमारी सिलेट ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, और फिर गुस्से से शिवम पर सफेद आंख से वार करते हुए गुस्से से चली गई। फैंग जुएयू ने हिल्टन और बाकियों को देखा और फिर सब जोर से हंस पड़े। कभी कभी मर्दों के बीच की खुशी और भाईचारा इतना ही होता है। फांग जुएयू को सैन्य या राष्ट्रीय मामलों की ज्यादा समझ नहीं थी। वह बस एक साधारण व्यक्ति था जिसे इंटरनेट सर्फ करना और गेम खेलना पसंद था। इंग्लैंड के शाही परिवार की डाइनिंग टेबल पर उसने भारत में लोकप्रिय कुछ इंटरनेट मीम्स के बारे में बात की, जिससे रानी और राजकुमारियों का एक समूह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है। हालांकि रानी ने बार बार फांग जुएयू से कुछ और दिन इंग्लैंड में रुकने का आग्रह किया था, लेकिन उसने अगले दिन विनोद से मिलने का कार्यक्रम पहले ही तय कर लिया था, इसलिए उसके पास विदाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रानी उसे निजी कारणों से अपने पास रखना चाहती थी या अपनी किसी पोती की शादी उससे करवाना चाहती थी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्रीमान फांग, शायद हम फिर मिलेंगे। पिछले 2 दिनों से रानी ज्यादा काम के कारण अस्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए राजकुमारी सिलेट ने ही फांग जुएयू को विदा किया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। अलविदा राजकुमारी सिलेट, अगर आपको भारत जाने का मौका मिला तो मैं आपको जरूर घुमाऊंगा, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही विमान उड़ान भरने लगा, शिवम केबिन में दाखिल हुआ। ओह, आखिरकार उस रेशमी गुफा से बच निकला। शिवम सोफे पर लेट गया, आखिरकार अपने देश की हवा का एहसास हुआ। इस दौरान वह विदेशियों के साथ इतना घुल मिल गया था कि भारत में बोलते हुए कभी कभी अंग्रेजी में भी बोलने लगता था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। अगर वह विनोद के साथ विश्व फाइनल में जेड टीम का उत्साहवर्धन करने की योजना न बना रहा होता, तो वह पहले ही भारत वापस भाग गया होता। बहन जुआंग यांग, सैलाट साम्राज्य के हनुओ शहर पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? लगभग 1.5 घंटा, मुझे लगता है, जुआंग यांग ने जवाब दिया। ज्यादा समय नहीं है, शिवम ने गुई की ओर देखते हुए कहा। जेट नाम के उस लड़के का क्या? ओह, युवा स्वामी, मैंने उसे बेहोश करके बाथरूम में फेंक दिया। ये तो ठीक है, बस उसे मत मारना। मुझे सैलाट साम्राज्य के राजा को एक उपहार भेजना है, शिवम हंसा। तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए। तुम पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ इधर उधर भाग रहे हो और थक गए होगे। मैं शिन्यू को वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ। ये कहकर शिवम कमरे में चला गया। इंग्लैंड में सुबह का समय था, भारत में दोपहर का समय था। हालांकि वह भारत से 1 हफ्ते से भी कम समय से दूर था, शिवम को उसकी थोड़ी याद आ रही थी। डीन फैंग, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ गई। मुझे लगा था कि तुम इंग्लैंड की उन राजकुमारियों के साथ इतना मजा कर रहे हो कि घर की याद ही नहीं आ रही। वीडियो कॉल खोलते ही स्क्रीन पर गुओ शिन्यू का मुंह फुलाए चेहरा दिखाई दिया। पृष्ठभूमि में एक अभ्यास कक्ष था, जो दिखा रहा था कि गुओ शिन्यू ने अपने पेशेवर प्रशिक्षण में कभी ढिलाई नहीं बरती। हे, मानो मैं हिम्मत करूं। शिवम ने तुरंत एक शरारती मुस्कान बिखेरी। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिला मैंने तुम्हें फोन किया, है ना? तुम मर्दों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। गुओ शिन्यू ने गुस्से का नाटक किया। मुझे यकीन है कि तुमने कुछ दिन पहले खेल मैच देखे होंगे। अच्छा, ओह, मैं भी काम में व्यस्त था, शिवम ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैंने कोई शरारत नहीं की। पिछले दिनों रानी के भोज में भले ही हाशिमोतो कनाको ने खुद को मुझ पर फेंक दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। हाशिमोतो कनाको, क्या तुम भी स्वर्ग में उड़ गए थे? सीधे तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हो, है ना? अगर तुम शेख ही नहीं बघारोगे तो मर जाओगे। गुओ शिन्यू को उस पर यकीन नहीं हुआ। ठीक है, आप गुई से मेरे लिए पुष्टि करने के लिए कह सकती हैं, शिवम ने ईमानदारी से कहा।
मिस गुओ, मैं युवा स्वामी की गारंटी ले सकता हूँ। हाशिमोतो कनाको ने उसकी जान जरूर छुई थी, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और यहाँ तक कि मुझे उसे बेहोश करके भगाने के लिए भी कहा था। गू ये अचानक कहीं से शिवम के पीछे प्रकट हो गया। वाह, तुम फिर से यहाँ कैसे आ गए? क्या युवा स्वामी ने मुझे गवाह के तौर पर मदद करने के लिए नहीं कहा था? गू यी ने दुखी भाव से जवाब दिया। अरे यार, तुम तो बहुत सीधे साधे हो, है ना? शिवम थोड़ा निराश हुआ। गू यी हर लिहाज से अच्छा था, लेकिन थोड़ा ज्यादा सीधा साधा। उसे सूक्ष्मता की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। बस यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ प्यार की बात कर रहे हैं। और अगली बार इतनी ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। वीडियो के दूसरी तरफ गुओ शिन्यू इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। शिवम और गू ही शायद साथ में कोई कॉमेडी कर सकते थे। तुम कब वापस आ रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इस पल गुओ शिन्यू के चेहरे पर थोड़ी लड़कियों जैसी भाव भंगिमाएं दिखीं। तुम्हें मेरी याद आ रही है या ही वाली बात? शिवम ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, जो उसके लिए असामान्य था। तुम तो बहुत बदमाश हो। हालांकि गुओ शिन्यू और शिवम ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे, फिर भी उसे इस विषय पर थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने हल्के से अपने होंठ काटे। दोनों। ओह भगवान, शिवम ऐसे प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकती थी? शायद आधा महीना, ज्यादा से ज्यादा। मैं विनोद के साथ फाइनल देखने के तुरंत बाद वापस आ जाऊंगा। उसने खुद को शांत किया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि पहुंच से बाहर होने का क्या मतलब होता है। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। धमाका धमाका। जैसे ही वे बातचीत में लगे, विमान अचानक जोर से हिला, मानो टर्बुलेंस से टकराया हो, और ऑनबोर्ड नेटवर्क उपकरण में खराबी आ गई, जिससे उसका सिग्नल तुरंत गायब हो गया। क्या हो रहा है? शिवम विमान के लाउंज की ओर दौड़ा। आज मौसम बहुत अच्छा था, कोई हलचल या बादल नहीं थे। लियू चुवानेक्सियोव के उड़ान कौशल को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। गू यी कहाँ है? शिवम ने इधर उधर देखा और पाया कि गू यी केबिन में नहीं था। युवा स्वामी, हमारे विमान पर हमला हो रहा है। गू यी की आवाज शिवम के मन में गूंज उठी। क्या ये कैसे हो सकता है? यह एक हरिकेन लड़ाकू विमान है, ये हम पर हमला कर रहा है। शिवम के निजी विमान पर पहले ही कई मिसाइलें गिर चुकी थीं। अगर यह कोई साधारण विमान होता तो अब तक नष्ट हो चुका होता। सौभाग्य से गू यी वहां मौजूद था, अपनी ऊर्जा से विमान की रक्षा कर रहा था। हालांकि इतनी ऊंचाई पर विस्फोट के बल से अभी भी काफी कंपन हो रहा था। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? शिवम ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो युवा गुरु, इस स्तर की मिसाइलें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन यह जरूर हिलने डुलने वाला है। नहीं, इस स्तर का कंपन विमान की आंतरिक संरचना को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। मानो शिवम की बातों की पुष्टि करते हुए विमान ने अचानक अजीब सी आवाजें निकाली। एक इंजन बंद हो गया और नियंत्रण प्रणाली में समस्याएं आ गईं। लियू चुवानेक्सियोव का कॉकपिट अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि वह विमान का संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस बार ये बिजली की समस्या थी और वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। जियाओ यी तूफान किस देश का लड़ाकू विमान है? यह कोई संयोग या दुर्घटना नहीं थी। ये सैलाड साम्राज्य का तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। फिर से इस सैलाड साम्राज्य के साथ। शिवम ने आंखें सिकोड़ी। जेनास हताश हो रहा है, मेरे खिलाफ ऐसे हथकंडे अपना रहा है। गू यी, विमान के उतरने के लिए कोई जगह ढूंढो। शिवम को बहुत दुख हुआ। विमान अभी भी बिल्कुल नया लग रहा था और यह सिर्फ दूसरी बार था जब उसने इसका इस्तेमाल किया था, और यह पहले ही टूट चुका था। जिसने भी ऐसा किया उसे 100 गुना सजा भुगतनी होगी। समझ गया युवा स्वामी। यह क्या है? हरिकेन लड़ाकू विमान के पायलट ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। दुर्घटनाग्रस्त होने वाले निजी विमान के नीचे एक आकृति प्रकट हुई जो सुपरमैन जैसी थी, एक ज्वलंत ऊर्जा में लिपटी हुई, धीरे धीरे विमान को सुरक्षित लैंडिंग की ओर ले जा रही थी। महाशक्तियों का प्रयोग राजकीय रहस्य था जो आम सैनिकों को भी नहीं पता था। उसने सोचा कि शायद ये कोई नया हथियार होगा। पायलट ने तुरंत रेडियो उठाया। लक्ष्य ने जबरन लैंडिंग कर ली है। जमीनी सैनिक हमले के लिए तैयार हैं। सावधान रहें, दुश्मन के पास नए मानव रहित तकनीकी उपकरण हो सकते हैं। गू यी की मदद से विमान रेगिस्तान के एक हिस्से पर आराम से उतरा, सैकड़ों मीटर तक फिसलने के बाद रुक गया। हालांकि जड़त्व के कारण हुए भीषण घर्षण ने विमान के अंदर के हिस्से को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। ओह, ये सचमुच उतर गया। लियू चुवानेक्सियोव ने कंट्रोल स्टिक छोड़ दी।
उसने एक बार कहा था कि अगर विमान का इंजन खराब न हो तो वह इसे सुरक्षित उतार सकता है। उसे क्या पता था कि आज ऐसी स्थिति सच हो जाएगी। उसे एहसास नहीं था कि यह सब गूही के प्रयासों की बदौलत था। अगर वह विमान का संतुलन बनाए नहीं रखता तो चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, विमान बर्बाद हो जाता। हे भगवान, उन्होंने लड़ाकू विमान भी भेजे। शिवम के चेहरे पर भावहीन शांति उसके दिल के गहरे गुस्से को दर्शा रही थी। अगर गूही न होता तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता। क्या तुम सब ठीक हो? हम सब ठीक हैं। हालांकि विमान के अंदर की सजावट आलीशान थी, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। वे सभी अपनी सीटों पर मजबूती से बैठे थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, बस थोड़े डरे हुए थे। जब तक सब ठीक है। एक निजी विमान का क्षतिग्रस्त होना फैंग जुएयू के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, बस ज्यादा पैसे खर्च करने की बात थी। हालांकि हर एक क्रू मेंबर और पायलट अमूल्य था और उसे सिर्फ पैसों से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। मेजबान, एक छोटा सशस्त्र बल हमारी ओर आ रहा है जिसके पास जबरदस्त मारक क्षमता है। ये सैलोट साम्राज्य के राजकुमार जेनास के अधीन निजी सैनिक होने चाहिए। जियाओ यी ने बताया, 2 लड़ाकू विमान, 2 मुख्य युद्धक टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियां और लगभग 50 सशस्त्र सैनिक हैं। उसने जरूर अपने परिवार के शाही रक्षकों को गुप्त रूप से जुटाया होगा, है ना? फैंग जुएयू को यकीन नहीं हुआ कि एक राजकुमार के बेटे के पास इतने सारे संसाधन हैं जो एक छोटे पैमाने पर सैन्य संघर्ष को अंजाम दे सकते हैं। उसे जरूर पता होगा कि आपकी रक्षा एक शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ता कर रहा है, इसलिए वह यहां आपकी हत्या करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उस राजकुमार जेनास का स्वभाव वाकई बचकाना है। शिवम हंसा। एक मामूली सी बहस में उसने सेना को भी बुला लिया। हाँ, मेजबान, तुम बेशर्म हो। जाहिर है तुम ही तो थे जो उस तर्क पर जोर दे रहे थे। मुझे राष्ट्रीय सम्मान का एहसास है, तुम्हें क्या पता? शिवम ने गाली दी। तुम सब यहीं रहो, बाहर मत जाओ। मैं पहले जाकर देखता हूँ। शिवम ने निर्देश दिया। ठीक है युवा स्वामी, सावधान रहना। जूंग यंग गूही की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसकी सुरक्षा में जब तक सैलोटे साम्राज्य परमाणु बम नहीं गिरा देता, शिवम बिल्कुल सुरक्षित था। केबिन का दरवाजा खुला। विमान के बाहरी हिस्से से अभी भी तेज घर्षण से चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद ले। गू यी कैसा चल रहा है? गू यी एक वफादार रक्षक की तरह शिवम के पीछे प्रकट हुआ। हवा से उसके बाल बिखरने के अलावा उस पर धूल का एक कण भी नहीं था, बस बारूद की हल्की सी गंध थी। शायद दूसरी तरफ से हमें निशाना बनाकर यहाँ पहले ही घात लगाया गया था। गू यी ने पूछा, युवा स्वामी, क्या मुझे सीधे उनका सामना करना चाहिए? गू यी के लिए जब तक कि वह फैंग परिवार द्वारा प्रशिक्षित कोई और विशेषज्ञ न हो, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। यह कोई मजा नहीं होगा। हालांकि शिवम ने गू यी को किसी आधुनिक सेना का सामना करते नहीं देखा था। उसने अपने पिता फैंग हुआई को कार्रवाई करते देखा था, जिससे उसे कुछ अंदाजा हो गया था। हालांकि फैंग हुआई जितना शक्तिशाली नहीं, फिर भी ये दृश्य शायद कुछ ऐसा ही होगा। अचानक शिवम को उस सूर्य देवता का ख्याल आया जिसे उसने हाल ही में संशोधित किया था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह कार विमानों को मार गिरा सकती है? यह एक शानदार मौका था। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए विमान के अंदर के लोगों की रक्षा करो। मैं उनके साथ खेलूंगा। शिवम ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। नहीं युवा स्वामी, मिस ज्वांग ने मुझे आपकी रक्षा करने का निर्देश दिया था। दूसरी तरफ तो एक आधुनिक सेना है। आपने अभी तक कोई संभावित विकास नहीं किया है, आप उनसे कैसे निपट सकते हैं? गू यी, भारत में एक कहावत है, विज्ञान और तकनीक प्राथमिक उत्पादक शक्तियां हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक पार्टी आवेदन जमा करें और हमारी महान विचारधारा के बारे में जानें। शिवम ने कहा, मैं लड़ने में उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप हैं, लेकिन मेरे पास बेहतर उपकरण है। विमान का निचला डिब्बा अभी भी बहुत गर्म था। शिवम उसे खोलना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तंत्र में कुछ समस्या है। गू यी, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोलो। हाँ। गू यी आगे बढ़ा। उसके हाथ 2 तेज ब्लेडों की तरह केबिन के दरवाजे के बाहर लगे स्टील में घुस गए, उसे कागज के टुकड़े की तरह फाड़ दिया। झड़प। स्टील का पैनल जमीन पर गिरा, जिससे रेत का एक बादल उठा। गू यी सीधे केबिन में कूद गया। 1 टन से ज्यादा वजनी कार को एक हाथ से आसानी से सहारा देते हुए बाहर निकल गया। चलो मैं तुम्हें अपनी हाई-टेक कार दिखाता हूँ, शिवम ने गू यी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि गू यी लड़ सकता था, उसने शायद इतनी उन्नत कार नहीं देखी होगी। गू यी ने शिवम को उसकी हरकतों से नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था कि अगर हालात बिगड़ भी गए
तो भी वह शिवम की रक्षा कर सकता है। लक्ष्य दिख गया है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। लगभग 1 किलोमीटर दूर कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कतार में खड़ी थीं, विमान के स्थान की ओर आक्रामक रूप से बढ़ रही थीं। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि विरोधी वह एक खतरनाक व्यक्ति था जो सैलोट साम्राज्य में प्रतिबंधित वस्तुएं ले जा रहा था। यह क्या है? टैंक में सवार सैनिक ने एक काले बिंदु को कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आते देखा। इस रफ्तार से वह जल्द ही उनके ठीक सामने होगा। अज्ञात लक्ष्य देखा, क्या हमें उससे भिड़ना चाहिए? राजकुमार जेनास का आदेश है, किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देखते ही गोली मार दो। छोटी टुकड़ी के नेता ने आदेश दिया। हाँ, गोली चलाने के लिए तैयार हो जाओ। काले बिंदु ने दिशा नहीं बदली, वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। टैंक की तोप ठीक फैंग जुएयू के सूर्य देव पर टिकी हुई थी। गोली चलाओ। धमाका, पूरा रेगिस्तान कांप उठा। गोले की एक ज्वलंत जीप सीधे काले बिंदु की ओर बढ़ रही थी। विद्युत चुंबकीय प्रकाश कवच सक्रिय। शिवम की प्रतिक्रिया की गति गोले की गति से कहीं ज्यादा थी, लेकिन जियाओई प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत पर सटीक नजर रख सकता था। पल भर में एक नीली रोशनी की ढाल ने पूरे वाहन को घेर लिया। गोला कार पर सटीक निशाना साध रहा था, लेकिन एक ऐसा गोला जो एक इमारत को ध्वस्त कर सकता था, कार की गति भी नहीं रोक पाया। काले सूर्य देव विस्फोट की लपटों से सीधे प्रकट हुए। कुछ ही दूरी पर गुई कुछ करने ही वाला था, लेकिन ये देखकर उसे तुरंत राहत मिली। युवा गुरु के तरीके वाकई अंतहीन हैं। ये कैसे संभव है? टैंक के अंदर मौजूद लोग यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर अचंभित रह गए। गोले को सटीक निशाना लगाना चाहिए था, ये कैसे हो सकता है? हा, चार्ज करो टोर्नेडो। शिवम कार के अंदर उत्साह से चिल्लाया। जियाओई, उन सभी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने के लिए लेजर तोप का इस्तेमाल करो। रोजर का चिन्ह। कार के हुड के दोनों ओर से 2 काली तोपें निकलीं। सूर्य देव ने उसकी तेज गति से आगे बढ़ना रोक दिया और एक छोटे से हमले के बाद 2 उच्च तापमान लेजर किरणों ने सामने खड़े 2 टैंकों के मोटे कवच को भेद दिया। आसमान में उन 2 लक्ष्यों को मेरे लिए भी गिरा दो। ... कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुर्जय हथियारों से लैस एक आधुनिक सैन्य टुकड़ी एक ही कार से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कितना कमजोर! फांग जुएयू ने जमीन पर बिखरे अवशेषों को देखा। मैंने अभी तक जोर भी नहीं लगाया और तुम सब गिर पड़े। तीसरी पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान, 2 मुख्य युद्धक टैंक और हथियारों से लदे 4 बख्तरबंद वाहन एक ही स्पोर्ट्स कार ने चंद मिनटों में उड़ा दिए। लेजर तोपों और पार्टिकल तोपों जैसे नए कॉन्सेप्ट हथियारों से लैस एक स्पोर्ट्स कार। अगर कोई यह सुनता तो कौन यकीन करता? ये चीज जरूर बहुत ऊर्जा खपत करती है। शिवम ने ऊर्जा पैनल पर नजर डाली और देखा कि वाहन में 10% से भी कम ऊर्जा बची थी। शायद यही कार की युद्ध सीमा थी। अगर विरोधी और टैंक और विमान लेकर आते तो शायद वह उन्हें रोक नहीं पाता। शिवम कार से बाहर निकला और सेलोट साम्राज्य के सैनिक पूरी तरह से हथियारों से लैस उसे ऐसे देख रहे थे मानो कोई राक्षस देख रहे हों। हालांकि अनगिनत लाल लेजर बिंदु शिवम को आगे पीछे देख रहे थे, फिर भी वह बिल्कुल नहीं डरा। जब तक वह वाहन से 1 मीटर की दूरी पर रहता, विद्युत चुंबकीय प्रकाश कवच उसकी रक्षा करता। इसके अलावा गुई दूर से ध्यान से देख रहा था। अगर उनकी संख्या 10 गुना बढ़ भी जाए तो भी वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। गुरुजी, आपकी कार वाकई प्रभावशाली है। गुई ने कार के प्रदर्शन की तारीफ की। उसे हैरानी हुई कि उसकी अपनी क्षमताएं भी विद्युत चुंबकीय प्रकाश कवच को भेद नहीं पाएंगी। शिवम के पास और भी कई शक्तियां थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। बस औसत दुनिया में तीसरे नंबर पर उसने कार के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट होकर कहा, गुरुजी, बाकी लोगों का क्या करें? क्या मेरे लिए उनकी यादें मिटाने का कोई तरीका है? आखिरकार अभी जो शक्ति प्रदर्शित हुई वह सांसारिक समझ से कहीं परे थी। अगर लोगों को ज्यादा जानकारी न होती तो वे सोचते कि भारत कोई अविश्वसनीय नया हथियार पेश कर रहा है। एक छोटी सी बात। गुई की आंखें अचानक खाली हो गईं और फिर उससे एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति की लहर फैली जिसने शिवम को छोड़कर उन कुछ मिनटों की सभी की यादों को अस्त-व्यस्त टुकड़ों में बदल दिया। सब हो गया गुरुजी। अचानक उन चंद सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उलझन थी, मानो उनकी याददाश्त से कुछ गायब हो गया हो। गुरुजी, क्या मैं उन्हें बेहोश कर दूं? हाँ, लेकिन आराम से, उन्हें मत मारो। आखिरकार वे तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे, तो चलो उनके लिए मुश्किल न बढ़ाएं। समझ गए गुरुजी। गुई किसी टूटते तारे की तरह बाहर निकली और सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़े मानो बेहोश हो गए हों। बहन यंग, अब तुम बाहर आ सकती हो, बाहर सब ठीक है।
शिवम ने विमान में मौजूद लोगों को चिल्लाकर कहा। विमान निश्चित रूप से आगे नहीं उड़ सकता था, लेकिन वे इस वीरान जगह पर भी नहीं रुक सकते थे। जल्द ही जूंग यंग, लियो चुवानेक्सियोग और कुछ फ्लाइट अटेंडेंट आपातकालीन सीढ़ी का इस्तेमाल करके विमान से नीचे उतरे, जबकि गुई अभी भी बेहोश जेट को नीचे ले जा रहे थे। यहाँ क्या हुआ? अपने आसपास की तबाही को देखकर लियो चुवानेक्सियोग कई बड़ी घटनाएं देख चुके होने के बावजूद अभी भी स्तब्ध थे। लड़ाकू विमानों और टैंकों के मलबे से अभी भी धुआं निकल रहा था। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि सिर्फ 2 लोग इतने बड़े युद्धक विमानों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। श्रीमान शिवम, यह विमान अब और नहीं उड़ सकता। हमें अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल को बुलाना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हमें नज़दीकी देश के दूतावास से संपर्क करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए, लियो चुवानेक्सियोग ने सुझाव दिया। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने हम पर यही हमला किया और मेरे करोड़ों अमेरिकी डॉलर के विमान को बर्बाद कर दिया। मैं उनसे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन श्रीमान शिवम, सिलोट साम्राज्य यूरोप के सबसे दुर्जय देशों में से एक है। वे समझौता कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा हमें अभी भी नहीं पता कि यह हमला किस बारे में था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी यात्रा जारी रखें। कैप्टन लियू, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस देखते रहिए। कुछ ही देर में सिलोट का राजा हमारा स्वागत करने के लिए उत्सुक होगा और वह निश्चित रूप से ब्याज सहित पैसा लौटा देगा। लेकिन उससे पहले मुझे उन्हें थोड़ा डराना होगा। ... हाल ही में सिलोट साम्राज्य के राजा विलियम 17 तेल आयात से जुड़े मुद्दों से परेशान हो गए थे। हालांकि सिलोट साम्राज्य में अभी भी राजशाही व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिक राज्य पर अब शाही परिवार का नियंत्रण नहीं था। संसद ने पहले ही राजशाही पर काफी दबाव बना दिया था। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो राजा की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा और लाभों का भयानक नुकसान तो होगा ही। लेकिन अब तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्होंने किसे नाराज किया है। तेल की कीमतों का दोगुना होना तो मुश्किल से ही बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन कीमतों का चौगुन होना तो मानो उनके शरीर का एक टुकड़ा ही काट देगा। ऐसा नुकसान पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महाराज, सऊदी अरब के राजा यनबेन आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। श्रीमान यनबेन, जल्दी। विलियम 17 ने कई बार यनबेन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। हालांकि सिलोट साम्राज्य सऊदी अरब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी उन्होंने ऊर्जा की जीवन रेखा को थामे रखा था। अगर वे लड़ाई जीत भी जाते तो भी वे उन्हें उकसा नहीं सकते थे और केवल निगल सकते थे। उनकी हताशा कम हो गई। श्री यनबेन, आप आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हैं। विलियम 17 ने अपना रुख थोड़ा नर्म किया। श्री यनबेन, तेल आयात के मुद्दे पर क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? कीमतें वाकई बहुत ज्यादा हैं और हमारी संसदीय शक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्री विलियम, मैं यहाँ आपके साथ तेल की कीमतों पर चर्चा करने नहीं, बल्कि आपको कुछ बताने आया हूँ। फेंग जुयू ने हाईवेयर के जरिए सऊदी अरब के राजा से संपर्क कर लिया था, जेनास को करारा झटका देने के इरादे से। कृपया बेझिझक बोले श्री यनबेन। श्री विलियम, सच कहूं तो तेल निर्यात कीमतों पर फैसला लेने वाला असली देश हमारा नहीं है। वह सज्जन इस समय सिलोट साम्राज्य में है। हमारे देश में। विलियम तुरंत उत्साहित हो गया। वह कहाँ है? मैं अभी उससे मिलने जाता हूँ। वे इस समय सिलोट साम्राज्य की सीमा पर निम्न गोबी रेतीले क्षेत्र में हैं। मैंने सुना है कि वे सिलोट साम्राज्य में एक ही स्पोर्ट्स प्रतियोगिता देखने की योजना बना रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें वहां उतरना पड़ा। ये कैसे संभव है? मुझे ऐसी कोई खबर क्यों नहीं मिली? राजा होने के नाते भले ही उनके पास कोई प्रमुख शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानने का अधिकार था। लेकिन जहां तक उन्हें पता था, हाल ही में कोई महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं, शायद आपको गेल के राजकुमार के परिवार से पूछना चाहिए, जिसका नाम जेनास है। यनबेन ने कहा, मैं आपको बस इसके बारे में बताना चाहता था। आगे क्या करना है, ये श्री विलियम पर निर्भर है। ये कहकर यनबेन ने कॉल समाप्त कर दी। जेनास, ये फिर से वही जेनास है। कुछ ही दिनों में विलियम 17 ने जेनास का नाम कई बार सुना था। गेल के राजकुमार को मेरे लिए यहाँ बुलाओ और जल्दी से मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर दो। मैं खुद निम्न गोबी जाना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे विशाल हेलीकॉप्टर ले आओ। रेगिस्तान में रेत का तूफान फैला हुआ था, हालात काफी मुश्किल थे। हालांकि हवाई जहाज को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी सही सलामत था। कम से कम खाना और शराब तो थी, इसलिए बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं थी।
वे तुरंत हवाई जहाज में लौट आए और सैलोटे साम्राज्य के हालात संभालने का इंतजार करते हुए रेड वाइन का मजा लेते रहे। बेहोश सैनिकों के लिए फांग जुएयू ने उन्हें न मारने की कृपा की। उन्हें बाहर हवा और धूप का अनुभव कराना एक उचित सजा थी। लियू कैप्टन, क्या हमें वाकई यकीन है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल बुलाने की जरूरत नहीं है? लियू चुवानक्सियोग अभी भी थोड़ा बेचैन था। मुझे डर है कि हम पर और हमले हो सकते हैं। मैंने सुना है कि यूरोप में इन दिनों खासी अराजकता है, शायद उन्होंने हमें दुश्मन समझकर हमला किया हो। लियू कैप्टन, निश्चिंत रहो, जल्द ही राजा शायद हमें खुद लेने आएंगे। और अपना पेट भी तैयार रखना, मुझे यकीन है कि आज रात हम खूब दावत करेंगे। फांग जुएयू ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। पूछताछ करने पर यह जानकर हैरानी हुई कि सैलोट साम्राज्य का तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन सब सऊदी साम्राज्य से आयात किए जाते थे। दरअसल वे देश की जीवन रेखा थे। सैलोट साम्राज्य के राजा शायद अब तक उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े होंगे। महाराज, लोकेशन पर एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट आए है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? हालांकि हवाई जहाज का नेटवर्क उपकरण खराब था, फिर भी उनके पास बैकअप उपकरण मौजूद थे। स्वीकार कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। शिवम सोफे पर लेट गया, एक बेफिक्र जमींदार के बच्चे जैसा व्यवहार दिखा रहा था। बीप। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा था जिसके सिर पर सफेद बाल और सफेद दाढ़ी भी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और वह ठीक से मूड में नहीं लग रहा था। पृष्ठभूमि से देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी वाहन के अंदर है। माफ कीजिए, क्या आप श्रीमान शिवम हैं? विलियम 17 ने सावधानी से पूछा। उसने शुरू में सोचा था कि यनबेन जिस बड़े आदमी का जिक्र कर रहा था वह 60 या 70 साल का होगा, लेकिन उसे 20 साल के आसपास के किसी नौजवान की उम्मीद नहीं थी। वह मैं हूँ। शिवम ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वह बूढ़ा आदमी कौन है और जानबूझकर गुस्से के साथ एक सख्त भाव दिखाया। श्रीमान शिवम, मैं विलियम 17 हूँ, सिलोट साम्राज्य का राजा। मुझे अभी अभी यह खबर मिली है और मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी? शिवम ने विलियम को बीच में ही टोक दिया। श्रीमान विलियम, आपके राजकुमार जेनास ने मुझे बार बार उकसाया है। इस बार तो उन्होंने मुझ पर हमला करने के लिए सेना भी भेज दी। और आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक गलतफहमी है। राजकुमार जेनास के साथ मेरा झगड़ा बस एक छोटा सा विवाद था। मैं काफी माफ करने वाला हूं, मैंने उन्हें बस एक हल्की सी चेतावनी दी थी। सच कहूं तो दुगने दाम पर तेल आयात करने से आपको जो मुनाफा होता है वह मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे बस एक रवैया चाहिए। शिवम ने अपनी आवाज पर जोर दिया, लेकिन तुम्हारा राजकुमार जेनास हद से ज्यादा आगे निकल गया। उसने न सिर्फ मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे बल्कि एक महाशक्तिशाली व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। क्या उसने महाशक्तिशाली व्यक्ति का इस्तेमाल भी किया? विलियम घबरा गया। जेनास इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? जेनास के पिता राजकुमार गीर के पास भी महाशक्तिशाली व्यक्ति का सीधे इस्तेमाल करने की योग्यता नहीं थी। देखो, ये रहा मुगल। शिवम ने वीडियो जेट की ओर इशारा किया जो जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उस पल विलियम ने मन ही मन जेनास को अनगिनत बार कोसा। किसी और को नाराज करने का कोई हल हो सकता है, लेकिन एक ऐसे अप्रत्याशित आदमी से उलझना जिसका सऊदी साम्राज्य के यनबेन भी सम्मान करते हैं, जेनास की ओर से एक बड़ी गलती थी। श्रीमान शिवम, कृपया शांत हो जाए। मैंने राजकुमार गीर को ढूंढने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया है। मैं उस कमीने जेनास को तुरंत काबू में करवाऊंगा। विलियम ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम थोड़ी देर में तुम्हें ले जाने आएंगे। बाकी बातें हम धीरे धीरे तय कर सकते हैं। हम तुम्हारे नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे और तुम्हारी संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे। मैंने तुम्हारे राजकुमार जेनास से पहले ही कह दिया है, अगर तुम मेरे भावनात्मक कष्ट की भरपाई कर दो और सार्वजनिक रूप से माफी मांग लो तो मैं तुरंत तुम्हारे तेल के दाम वापस कर सकता हूँ। फिर भी वह मुझे यहाँ घात लगाना चाहता था, लड़ाकू विमानों से, और मेरे विमान को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देना चाहता था जिसकी कीमत कई अरब डॉलर थी। यह है, अगर विलियम भारत का निवासी होता तो वह मन ही मन कोई श्राप बुदा रहा होता। ये देखते हुए कि तुम्हारा विमान जेट विमानों और टैंकों से गिराया गया था, तुम ठीक हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसका पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हो। निश्चिंत रहो श्रीमान शिवम, हम तुम्हारे नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। उस पल विलियम बस हार मान गया। हम राजकुमार जेनास को तुरंत रोक लेंगे। बिल्कुल नहीं। शिवम बेरहम था। कहावत है, बुद्ध को बुलाना आसान है लेकिन उन्हें बाहर निकालना मुश्किल। खेल देखने के लिए सैलोट साम्राज्य तक उड़ान भरना और लड़ाकू विमानों द्वारा गिरा दिया जाना, यूं ही चले जाना इतना आसान नहीं है।
श्रीमान विलियम, ऐसा नहीं है कि मैं नासमझ हूँ। मैं एक जरूरी व्यापारिक सौदे के लिए सैलोट साम्राज्य आया था। इस देरी के कारण मेरे साथी ने हमारा सहयोग रद्द कर दिया। आप इन नुकसानों के बारे में मुझे क्या करने का सुझाव देते हैं? शिवम ने बेशर्मी से मनगढ़ंत सवाल पूछा। ये पूरी तरह से हमारी गलती है। हम एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देंगे। आयन विलियम 17 ने बार बार सहमति जताई। क्या उसने मना करने की हिम्मत की? उसे शिवम को खुश करने, उसका गुस्सा शांत करने के लिए हर संभव कोशिश करनी थी, वरना उनके देश का ऊर्जा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा आपके देश के कार्यों ने गंभीर भावनात्मक आघात पहुंचाया है। क्या मेरे लिए भावनात्मक कष्ट के लिए कुछ मुआवजा मांगना उचित नहीं है? बेशक ये जायज है। श्रीमान शिवम आज काफी हिल गए होंगे। आपको जो भी मुआवजा चाहिए बता दीजिए। मैंने जेनास से शुरू में 2 अरब यूरो का मुआवजा मांगा था। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा। मान लीजिए 5 अरब यूरो, शिवम ने हिसाब लगाया। हालांकि यह बड़ी रकम सैलोट साम्राज्य के राजा की नींव को कमजोर नहीं करेगी, लेकिन यह राजकुमार गिर के पूरे परिवार की संपत्ति को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देगी। 5 अरब यूरो। विलियम 17 इस विशाल आंकड़ा सुनकर घबरा गए। भावनात्मक संकट के लिए मुआवजा कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन 5 अरब तो बिल्कुल अभूतपूर्व था। श्रीमान शिवम, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हम श्रीमान विलियम, मैं यहाँ लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान 5 अरब यूरो की कीमत की नहीं है? शिवम ने नाखुशी से जवाब दिया, शुरू में 10 अरब यूरो के बारे में सोचते हुए, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने संयम बरता। आप इधर उधर पूछ सकते हैं। मैंने एक बार भारत में बिना पलक झपकाए 30 अरब युआन दान कर दिए थे। या फिर आप ये कह रहे हैं मिस्टर विलियम कि आपका देश सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और खनिजों की कीमतें भी बढ़ाना चाहता है? शिवम का लहजा शिकायत और धमकियों से भरा था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों को खोजें। ठीक है, 5 अरब यूरो तो 5 अरब यूरो ही होते हैं। चूंकि राजकुमार गिर के बेटे ने ही ये सब किया था, इसलिए उन्हें खुद ही इसका हल निकालना चाहिए। श्रीमान शिवम, जरा रुकिए, हम आपको लेने थोड़ी देर में आएंगे। अरे लानत है। फोन करने के तुरंत बाद शिवम ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मैं पैसे क्यों मांग रहा हूँ? मैं तो पहले ही इसे खर्च नहीं कर सकता और अब मेरे पास 5 अरब यूरो और है। क्या ये मुझे परेशान नहीं कर रहा? ओह, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन सैलोट साम्राज्य की सीमा पर निम्न गोबी में उतरा। हेलीकॉप्टर पर एक बहुत ही खास लाल प्रतीक था जो सैलोट साम्राज्य के शाही परिवार का अनोखा कुलदेवता था। कई सुरक्षाकर्मियों की मदद से सैलोट के राजा विलियम 17 लड़खड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर गुस्से और निराशा का मिला जुला भाव था। भगवान ही जाने शाही परिवार में ऐसा कोई बदमाश क्यों आया और उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कैसे? ये कैसे हुआ? राजा के निजी सुरक्षाकर्मियों के कप्तान ने इलाके का जायजा लिया। बेहोश सैनिक और लगभग तबाह हो चुके लड़ाकू विमान, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब बता रहे थे कि यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार शिवम और अन्य लोग बिना किसी युद्ध क्षमता वाले एक यात्री विमान में सवार थे। वे इतना विनाश कैसे कर सकते थे? जलने के निशानों से साफ था कि यह उच्च तकनीक वाले तापीय हथियारों से हुआ था। महाराज, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? कैप्टन, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली एसएस स्तर का महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता था, जेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। पूरे सैलोट साम्राज्य में केवल एक ही एसएस स्तर का महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता था, जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक था। आगे बढ़ो, हमें अंततः इसका सामना करना ही होगा, विलियम ने आह भरी। जैसे ही वे गोबी पहुंचे, गू यी को इसका आभास हो गया और उसने केबिन का दरवाजा खोल दिया, उनके आने का इंतजार करने लगा। राजा विलियम, मेरे युवा स्वामी आपका इंतजार कर रहे थे। गू यी ने गार्ड कैप्टन की ओर देखा। उस क्षण कैप्टन को लगा कि उसका शरीर शीशे से भर गया है। दूसरे का महाशक्तिशाली स्तर निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह गू यी की चेतावनी थी, जो उसे याद दिला रही थी कि वह कोई भी अनावश्यक काम न करे। श्रीमान शिवम, हमारे राजा ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है जो आपको पहले तरोताजा होने के लिए एक उपयुक्त स्थान पर ले जाएगा, राजा के बगल में खड़े एक अपरिचित मंत्री ने सावधानी से कहा। एक शाही हेलीकॉप्टर भेजना जो सैलोट साम्राज्य के राजा को भी नहीं मिला था, विलियम 17 के शिवम के प्रति अत्यधिक सम्मान को दर्शाता है। राजा विलियम, राजकुमार जेनास कहाँ है? मुझे लगा था कि वे भी आएंगे। शिवम को जेनास को न देखकर थोड़ी निराशा हुई। श्रीमान शिवम, उस कमीने जेनास को उसके पिता राजकुमार गिर ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और महल में ले आए थे। ओह, बहुत जल्दी।
उस कमीने ने आप पर हमला करने के लिए शाही रक्षक दल को गुप्त रूप से जुटाकर हमारे शाही नियमों और राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन किया है। राजकुमार गिर ने उसकी उपाधि वापस ले ली है और मैंने उसे शाही परिवार से निकाल दिया है। उसे उस सजा का सामना करने के लिए एक सैन्य अदालत में भेजा जाएगा जिसके वह हकदार है। आपने जो आध्यात्मिक क्षति शुल्क मांगा है वह राशि इतनी बड़ी है कि हमारा पूरा शाही परिवार भी इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर सकता, विलियम ने परेशान होकर कहा। हम इसकी भरपाई अचल संपत्तियों के शेयरों से करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? विलियम के अधीन एक मंत्री ने एक सूची निकाली जिसमें उन संपत्तियों का विवरण था जिनका उपयोग वे आध्यात्मिक क्षति शुल्क के बदले में करने की योजना बना रहे थे। ज्यादातर संपत्तियां प्रिंस गिर के नाम से कुछ उद्यमों की थीं, जबकि बाकी संपत्तियां अन्य शाही सदस्यों द्वारा एकत्रित की गई थीं। कुल मिलाकर उनकी कीमत लगभग 5 बिलियन यूरो थी। विलियम वाकई काफी चतुर थे। हालांकि शेयर कम नहीं थे, फिर भी अगर उन्हें शिवम को सौंप दिया जाता तो भी शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा शाही परिवार के हाथों में ही रहता, जिससे उन्हें उन व्यवसायों में सबसे ज्यादा दखल रखने का मौका मिलता। उन्हें यह नहीं पता था कि इन व्यवसायों में शेयरों का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही शिवम के पास था। इस अतिरिक्त शेयर के साथ वह तुरंत सबसे बड़े शेयरधारक बन जाते, जिससे विलियम की सावधानीपूर्वक की गई गणनाएं व्यर्थ हो जाती। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हवाई जहाज को जल्द ही विलियम को सौंपना था। निजी जेट की कीमत कुछ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही थी, लेकिन उसमें बहुमूल्य सजावट और साज सज्जा भरी हुई थी जिनकी कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा हवाई जहाज को केवल मामूली क्षति हुई थी और उसकी मरम्मत की जा सकती थी। संयोग से सिलोट साम्राज्य में एक बड़ा विमान असेंबली प्लांट था जहां से मुख्य रूप से कुछ कच्चे माल खरीदे जाते थे जिनसे इस विमान की जल्दी मरम्मत की जा सकती थी। विलियम शिवम और अन्य लोगों को सीधे सिलोट साम्राज्य के महल में ले गया और उन्हें सबसे सम्मानित अतिथियों की तरह सम्मान दिया। लियू चुवानेक्सियोग और केबिन क्रू ने कभी नहीं सोचा था कि शिवम की बातें सच होंगी। न केवल सिलोट साम्राज्य के राजा को व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बुलाया, बल्कि उन्हें महल में एक भव्य भोज का आनंद लेने की भी अनुमति दी। हा कैप्टन लियू, मैंने तुमसे कहा था, है ना? ये देश मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। श्रीमान शिवम की क्षमताएं सचमुच प्रभावशाली हैं। इस समय लियू चुवानेक्सियोग भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। भगवान ही जाने कि शिवम इतने सम्मानजनक व्यवहार से एक राष्ट्र के राजा को कैसे अपने सामने झुका सकता है। श्रीमान शिवम, मैं उस कमीने को यहाँ लाया हूँ। आधे घंटे बाद राजा विलियम वापस लौटे। उनके पीछे एक युवक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब जेनास को एहसास हुआ कि सेना भी शिवम को नहीं हरा सकती, तो वह पूरी तरह से हार मान चुका था। विरोध करना। राजा रक्षक दल को निजी तौर पर संगठित करने के लिए सैन्य अदालत में मुकदमा चलाना जरूरी था। वह भाग सकता था, लेकिन आगे की जिंदगी अविश्वसनीय रूप से दयनीय होती। इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता राजकुमार गिर को खुद महल तक ले जाने दिया। जेनास घृणा से भर गया था और शिवम को यही भव्य हॉल में टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसने न केवल अपनी राजसी उपाधि खो दी थी, बल्कि अपना भविष्य भी गंवा दिया था और संभवतः अपने बाकी दिन जेल में बिताने वाला था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के साथ कहानियों का अनुभव करें। राजकुमार जेनास, हम फिर मिलेंगे। शिवम उसकी जानलेवा निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उसके पास गया। मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, लेकिन तुम उन्हें भूना नहीं पाए और हर बार तुमने और भी मूर्खतापूर्ण काम किया। क्या तुम जानते हो कि जो लोग मुझे ठेस पहुंचाते हैं उनका क्या होता है? शिवम हंसा। कुछ जेल में पहुंच जाते हैं, कुछ बदनाम हो जाते हैं। आखिरी व्यक्ति जिसने मुझे नाराज किया था वह अभी भी एक पागलखाने में एक बेवकूफ की तरह सड़ रहा है। क्या तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एक औरत की वजह से मैं अपने संसाधनों का इस्तेमाल ऐसा करने के लिए क्यों करूं? जेनास ने शिवम को घूरा। दरअसल राजकुमारी सिलेट के कारण सिर्फ एक मौखिक बहस हुई थी, क्या इसे इतना बड़ा देना जरूरी था? ध्यान से सुनो, शिवम ने एक एक शब्द कहा। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं। तुम्हारी एक साधारण माफी और मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें भारत, मेरे देश या भारत के लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए था। मैं शिवम के पास भले ही कोई और हुनर न हो, लेकिन मेरे पास पैसा है। जब तक पैसा इसे सुलझा सकता है, यह मुझे कभी नहीं रोक सकता। मैं उन सभी को जो हमारा अपमान करते हैं इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।